स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कक्षा 12 पास हो और वो भी पीसीएम से, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, अगर आपने पीसीएम से 12th पास किया तो उसके बाद आपके पास में कौन कौन से करियर ऑप्शंस बचते हैं, आप किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं, अपना रोजगार पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसके जो मुख्य हैं कक्षा 12 करने के बाद जो आपके करियर बचते हैं, तो नंबर 1 पे आपका आता है, बहुत सारे बच्चे इसकी तरफ जाते हैं बीएससी, फिर बहुत सारे बच्चे इसकी तरफ जाते हैं टेक्निकल की तरफ, और इसके बाद जो बच्चे होते हैं वो अदर्स में जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जो मोस्टली अगर आप देखें जो ग्रेजुएट होने का रेट देखें जो बच्चे पीसीएम से करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चे बीएससी की तरफ जाते हैं, बैचलर ऑफ साइंस की तरफ। ठीक है, तो ये बैचलर ऑफ साइंस की तरफ जो बच्चे जाते हैं ये आप 3 विषयों में कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। आप बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, या केमिस्ट्री कर सकते हैं, या मैथ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना इनसे अगर आप बीएससी वगैरह करते हैं तो आप बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आपके हाथ में होगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो एमएससी वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना फ्यूचर करियर इसमें रहने वाला है। और जो बच्चे टेक्निकल ऑप्ट करते हैं, टेक्निकल का मतलब वो बच्चे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, या बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो आपके पास में टेक्निकल में जाने के लिए आपके पास ये 3 चीज़ें बचती हैं। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं, और बीटेक की भी कई सारी अलग अलग ब्रांचें हैं। कंप्यूटर साइंस हो गई, आईटी हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग हो गई, और आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गई, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई। तो कई सारी अलग अलग सी ब्रांचें हैं, आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए बीएससी का जो एडमिशन होता है इसमें क्या होता है कि आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं उसी के आधार पर मोस्टली कॉलेज आपका एडमिशन कराते हैं। लेकिन कुछ नामी गिनामी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उनके लिए अगर आप बीएससी का एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी हो गई, या कोई और लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि ये लोग अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बेसिस पे आपकी भर्ती होती है। ठीक है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस मोस्टली जो बीएससी का है वो आपके मार्क्स बेसिस पे होता है। अगर आप किसी लोकल के कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आप मार्क्स भी वो लोग तो नहीं देखते हो, तो बस आपको एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बीएससी का सिलेक्शन प्रोसीजर। और बीटेक का सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि जो महत्वपूर्ण कॉलेज हैं, अगर आप बीटेक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आईआईटीज़ हैं जो भारत के मुख्य आईआईटीज़, या कोई भी आईआईटी ले लो, आईआईटी की अपनी एक वैल्यू है, कोई दो राय नहीं। चाहे नया आईआईटी खुला हो, जैसे धनबाद खुला है नया, तो ऐसा नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आईआईटीज़ अपने आप में एक वैल्यूज़ रखते हैं, लेकिन जो सबसे पुराने आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कानपुर, ठीक है, तो खड़गपुर हो गया, तो ये सब आईआईटीज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये विश्व स्तरीय के कॉलेज हैं। तो अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो आपको एक आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जेईई, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप जो है ना आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। पॉलिटेक्निक का वो क्या होता है कि हर राज्य, प्रत्येक राज्य मोस्टली एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उस एग्ज़ाम का बेसिस होता है कक्षा 12 का जो आपका स्तर होता है, उसी के स्तर का ये भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और सेम चीज़ बी आर्किटेक्चर में अगर आप जाना चाहते हो तो उसका भी एक एग्ज़ाम होता है सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, तो ये हमने आपके तीनों के सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिए, किस तरह आपको इसमें भर्ती होना है। ठीक है, तो और अब आगे देख लेते हैं। इसके अलावा जो अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम भी होते हैं, आप उनमें भी फॉर्म भर के इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बच्चों ने बीएससी कर ली, कुछ ने तो बीएससी कर ली, कुछ ने बीटेक वगैरह कर लिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब वो नौकरियों की तरफ जाते हैं। तो 12th पास होने के बाद आपके कई सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या होता है कि आप भारतीय सेनाओं में अफसर बनाए जाते हैं, भारतीय वायुसेना में, भारतीय थल सेना में, भारतीय जल सेना में। ठीक है, इसका क्या होता है, जो बच्चे 12 पास होते हैं, एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपकी एसएसबी होती है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आप सेलेक्ट हो जाते हो। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है करीब 4 साल की। उसके बाद जो है ना आप भारतीय सेनाओं में एक कमीशन्ड अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। तो ये हो गई एनडीए की बात। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2, सेम वही चीज़ है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो
तो ये भी आपके लिए है। इसमें क्या है कि जिन बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 75% मैं कहूँ या उससे ऊपर आते हैं तो डायरेक्ट आप जो है ना एसएसबी के लिए मान्य होते हैं। डायरेक्ट एसएसबी अगर आप पास हो जाते हैं तो आप जो है ना सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है वो है SCRA। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना, बट ये एक क्लास 1 का UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है ना रेलवे मंत्रालय में बड़े पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे मंडल आयुक्त वगैरह होते हैं तो आप उसमें बड़े बड़े जो पद होते हैं रेलवे में, आप वहाँ तक जा सकते हो। इसका एग्ज़ाम मोस्टली जो है ना 1 साल में पहले हुआ करता है, लेकिन ये कई बार अंतर हो जाता है, 2 साल में एक बार कंडक्ट होता है। ये एग्ज़ाम भी UPSC ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम होता है, माना जाता है, ठीक है। IIT के लेवल का आप कह सकते हो, एक अच्छा एग्ज़ाम होता है। इसके बाद जो बहुत सारे बच्चे भारत के जो है ना SSC CHSL के पीछे पड़े रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, कईयों का सिलेक्शन होता है, कहीं नहीं हो पाता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसके द्वारा आप जो है ना आप टाइपिंग के क्षेत्र में जा सकते हो, टाइपराइटर की तरह आप क्लर्क के लिए इसमें भर्ती हो सकते हो। स्टेनो अगर आपको आती है तो SSC कर्मचारी चयन आयोग स्टेनो की भर्ती करता है, आप नौकरी इसमें कर सकते हो। क्लर्क, कई तरह की जॉब क्लर्क की निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद जो कई सारे बच्चे जाते हैं आर्मी के लिए, तो आर्मी GD में भी आप कक्षा 12 पास होने के बाद अपना फॉर्म भर सकते हो। भर्तियाँ समय समय पर जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस होते हैं, ARO जो होते हैं, वो अपनी भर्तियाँ निकालते रहते हैं। जब भी भर्तियाँ आएँ आप रैली भर्ती देखने जा सकते हो। तो इस तरह इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, समय समय पर भर्तियाँ इसकी निकलती रहती हैं। आप भर्ती देखकर दौड़ लगाकर इसमें भर्ती हो सकते हो। अब एयरफोर्स में कई सारे बच्चे कक्षा 12 पास करने के बाद जाते हैं। एयरफोर्स में 2 तरह की भर्तियाँ होती है, एक ग्रुप X, एक ग्रुप Y, ठीक है। ग्रुप X को कहते हैं टेक्निकल और ग्रुप Y को कहते हैं नॉन टेक्निकल। तो आप कक्षा 12 पास हो, अगर PCM से किया है तो आप टेक्निकल के लिए जा सकते हो। सिलेबस आपका वही रहता है, जो कक्षा 12 का आपका सिलेबस होता है, वही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इंडियन नेवी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के 2 तरीके मैं थोड़ा सा इधर साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा और दिखा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। तो अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, हम यहाँ थे, तो आपके लिए AA होता है और SSR होता है। तो आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो कक्षा 12 पास होने के बाद, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप AA ज्वाइन करें, ठीक है। इसके बाद आप मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप ज्वाइन करना सकते हो। इसमें एक बेहतरीन पेमेंट मिलती है आपको। करियर की उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि ये मर्चेंट नेवी कोई सरकारी जॉब नहीं है, ये एक तरह की प्राइवेट जॉब होती है। जैसे कि एक सामान दूसरी जगह से लेके जाते हैं दूसरी जगह, तो आप सड़कों से लेके जाते हो तो ट्रकों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मालगाड़ी रेलवे अपना इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक देश से दूसरे देश अगर लेके जाते हो तो रेल नेटवर्क या ट्रकों की उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप जल का साधन लेते हो, मतलब जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, मालवाहक पोत होते हैं, उनसे एक देश से दूसरे देश सामान ले जाते हैं। तो ये सारा काम मर्चेंट नेवी का होता है। तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नहीं है, लेकिन आप इसमें एक कैरियर अपना बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, आप इन क्षेत्रों में और जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि मैं आपको कुछ अन्य अदर्स भी बताता हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हो। जर्नलिज्म में क्या होता है? पत्रकारिता मतलब कि जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो प्रिंट मीडिया हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है? जैसा कि आप जी न्यूज़ देखते हो, ठीक है, सामने बैठ के बोल रहे हैं, मतलब टीवी में चल रहा है, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जो आपने अखबार पढ़ते हो, जैसे कि द हिंदू अखबार आता है, अमर उजाला आता है, दैनिक जागरण आता है, दैनिक भास्कर आता है, राजस्थान पत्रिका आता है, इस तरह के हिंदुस्तान टाइम्स आता है। तो इस तरह जो होगी वो होगी प्रिंट मीडिया। आप अगर इसमें जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो 12th के बाद, या कई सारे जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं जो जर्नलिज्म की डिग्री कराते हैं, आप उनके कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हो और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। और आगे देखते हैं। फिर अगर आप और कुछ करना चाहते हो, आप फोटोग्राफी, ये भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में जा सकते हो। कई तरह की फ़ोटोग्राफी भी होती है, एक तो जैसे शादी विवाह की फ़ोटोग्राफी होती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी होती है, कई अन्य तरह की कई फंक्शंस हैं शादी विवाह के अलावा भी होते हैं, उन फंक्शंस की आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, या खुद का आप यूट्यूब चैनल बनाकर अच्छी फ़ोटो वगैरह भी शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़
और ऑनलाइन अपनी फ़ोटो वगैरह भी भेज सकते हैं। कई सारी साइट पिनिंटरेस्ट वगैरह हैं, वहाँ पर अपनी फ़ोटो भी सेल कर सकते हो। और कई सारे अवार्ड भी होते हैं जिसमें साल की सबसे अच्छी फ़ोटो चुनी जाती है। अगर आपकी फ़ोटो उनमें चुनी गई तो आपको भी अवार्ड दिया जाता है, तो आप फ़ोटोग्राफ़र वगैरह भी बन सकते हो। तो इस तरह जो है ना आपके करियर हैं। आप और आगे देखते हैं, आप फैशन के क्षेत्र में भी जा सकते हो। फैशन कई सारे बच्चे जो है ना, मोस्टली मैं तो देखता हूँ कई सारी लड़कियां जो है ना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहती हैं फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में। तो एक बेहतरीन करियर आपके लिए भी, क्योंकि हर कोई चाहता है मोस्टली कि हम थोड़ा डिजाइनिस्ट कपड़े पहने, थोड़े अच्छे कपड़े पहने, दूसरे लोगों से अलग दिखें, डिफरेंट लुक हो हमारा। तो फैशन डिजाइनिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है, आप इसके क्षेत्र में भी जा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह कर सकते हो, डिग्री वगैरह भी कर सकते हो। फिर आप जो है ना इसमें अपना काम इंडिपेंडेंट रूप से कर सकते हो। आप चार्टेड अकाउंट भी बन सकते हैं, इसके बारे में और देख लीजिए। सीए जिसे आप कहते हैं, जिन बच्चों ने 10+2 पीसीएम के साथ कर रखा होता है, तो इसका एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलने के बाद आप ये सीए की डिग्री ले सकते हैं। और सीए का एक अच्छा पैकेज आता है। अगर आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाता है तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और मैं आपको क्षेत्र बताता हूँ, आप लॉ के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। लॉ क्या होता है, अगर आपको लॉ के क्षेत्र में जाना है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, या आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, आजकल इसका बड़ा क्रेज है। ठीक है, तो एलएलबी करने के लिए क्या, आप 10+2 पास हैं। इसके बाद जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी होती हैं। तो कई सारी यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, क्लेट का एग्ज़ाम होता है। अब ये हर साल निकलता है। आप क्लेट का एग्ज़ाम देकर आप अच्छी रैंक अगर पाते हैं तो भारत के जो अच्छे लॉ कॉलेज हैं, जैसे बेंगलोर वाला हुआ तो नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलोर, तो आप इन बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ से एलएलबी और बीए एलएलबी वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ना लॉ के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो करियर के क्षेत्र में, करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में, आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करें, तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।